Hello everyone, welcome back. Thank you so much for your love and support to our channel. It is your support and your response which motivates me to bring and come up with new and new interesting lectures. और इसी रिस्पॉन्स के चलते हुए कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स और फीडबैक्स थे और वो वेट कर रहे हैं कि 10th साइंस के ऊपर कुछ वीडियोस आए. सो वेरी गुड न्यूज़ टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन वेटिंग फॉर 10th साइंस वीडियोस. आज से हम 10th साइंस स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स. एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, नो मैटर आप कौन से बोर्ड की एग्जाम्स, कौन से बोर्ड में हो, किस बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीईआरटी सिलेबस है तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं. स्टूडेंट्स, आपके लिए एक और भी गुड न्यूज़ है. हर एक चैप्टर के लिए स्पेशली मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिन नोट्स की मदद से बहुत ही इजी वे में, क्योंकि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको समराइज करके बहुत ही वर्कआउट करके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो मैं हर चैप्टर के पहले या दूसरे लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा. तो चैप्टर नंबर 1 के भी नोट्स ऑलमोस्ट रेडी है और आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक होगी, तो उस नोट्स को डाउनलोड करना ना भूले स्टूडेंट्स. हर चैप्टर के लिए, साइंस के हर चैप्टर के लिए मैं नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग उन नोट्स से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हो. स्टार्ट करते हैं हमारा 10th साइंस. स्टूडेंट, 10th साइंस के मेजर 3 पोर्शन है. पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एक छोटा सा पोर्शन है एनवायरनमेंट का. केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को बहुत ही बोरिंग लगता है. बिलीव मी स्टूडेंट्स, दीज लेक्चर्स ऑफ माइन ऑन केमिस्ट्री यू आर नॉट गोइंग टू गेट बोर अ सिंगल मिनट. बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि केमिस्ट्री बोरिंग है. चाहे आप स्टैंडर्ड 9th में एक एवरेज स्टूडेंट हो या फिर 9th के आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, डजेंट मैटर स्टूडेंट्स. 10th साइंस ईजी वे में आपको हम पढ़ाएंगे. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1. ये केमिस्ट्री का पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. स्टूडेंट्स, चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि इजीली समझ सके और पढ़ सके. चैप्टर का पहला हिस्सा है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, इतना पढ़ेंगे हम पहले पोर्शन में. सेकेंड पोर्शन में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं. थर्ड पोर्शन में हमें ऑक्सीडेशन के इफेक्ट पढ़ने हैं. 2 इफेक्ट है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी. बस दैट्स इट स्टूडेंट्स, इतना ही है. ये पहला चैप्टर खत्म हो गया. चैप्टर का पहला पोर्शन इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, सेकंड पोर्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड पोर्शन में इफेक्ट्स पढ़ने हैं. आप लोग चाहो तो ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम चैप्टर का पहला पोर्शन जो है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं. इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चैप्टर का पहला ही पोर्शन कहता है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? The process in which new substances with new properties are formed from one or more substance is called a chemical reaction. Chemical reaction क्या है? A process in which new substances with new properties are formed. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, जिन चीज़ों से आपका जो सब्सटेंस बना, उन चीज़ों को कहेंगे रिएक्टेंट, यानी कि सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट. जिन 2-3 चीज़ों से एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये जो चीज़ों से बन रहा है, जो चीज़ें रिएक्शन कर रही है, उसे कहेंगे रिएक्टेंट. और उससे जो आउटपुट मिला, जो आपको रिजल्ट मिला, जो नया सब्सटेंस मिला, उसे हम कहने वाले हैं प्रोडक्ट. सो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन द रिएक्शन, विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन, आर कॉल्ड प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन के अगर कुछ एग्जांपल्स ले तो कई सारे एग्जांपल है. हमारी बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का कांट खा जाना, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में है. आपको इजीली समझाने के लिए मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ. डेली लाइफ एग्जांपल, चाय बनते आप सबने देखा ही है. चाय के अंदर क्या क्या, पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध, ये 4-5 चीज़ें है ना. अदरक वाली पीनी हो तो अदरक डाल दिया. ये 4-5 चीज़ें हम डालते हैं पतीली में, और फिर उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं, और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद पकने के बाद हमें क्या बनता है, मिलता है, चाय मिल जाती है.
तो स्टूडेंट्स आपने जो स्टार्टिंग में एडिशन किया, पानी डाला, दूध डाला, उसमें चाय पत्ती ऐड कर दी, चीनी ऐड की, ये सारी चीज़ें हैं रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, चाय मिली, वो चाय है आपका प्रोडक्ट। और ये जो चीज़ें हुई, ये जो पूरी प्रोसेस हुई जिसमें एक नया सब्सटेंस मिला पुराने सब्सटेंस से, इसे कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है केमिकल रिएक्शन क्या है। एक ऐसी चीज़ जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, न्यू प्रॉपर्टी के साथ पुराने सब्सटेंस में से, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब स्टूडेंट चाय तो बना ली हमने, लेकिन आप डिफरेंस देखो, दूध का कलर था वाइट, लेकिन चाय का कलर होता है ब्राउनिश टाइप। चीनी हमने डाली थी सॉलिड स्टेट में, है ना, शुगर के क्रिस्टल्स डाले थे, लेकिन चाय तो पूरी कैसी है, लिक्विड है। और जब चाय बन रही है तो उसमें से वाटर वेपर, भाप, H2O भी निकलता है वेपर फॉर्म में। तो अगर आप चेंजेस देखो तो आपका जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, तो पुराने और नए में जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ 4 चेंजेस मिलेंगे। कितने चेंजेस मिलेंगे स्टूडेंट्स आपको, 4 चेंजेस। पहला, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। दूसरा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तीसरा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। और चौथा, इवोल्यूशन होगा गैस का। Whenever there is a chemical reaction, there are 4 changes in your reactant. Reactant की 4 चीज़ें चेंज हो जाएगी। पहला, change of state of reaction. Second, change of color. Third, change of temperature. And fourth, evolution of gas. देखा ना आपने, चाय बनी तो ये चारों चीज़ें हुई। चाय का टेम्परेचर बढ़ गया, चाय का कलर चेंज हो गया, चाय का जो स्टेट था वो चेंज हो गया, और जब चाय बन रही थी उसमें से क्या रिलीज हो रही थी, गैस रिलीज हो रही थी, वाटर वेपर, भाप रिलीज हो रहा होगा। तो ज़्यादातर जितने भी रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, उसमें आपको एक गैस इवॉल्व होके मिलेगी, कोई ना कोई गैस, H2, CO2, कोई ना कोई गैस इवॉल्व होने वाली है। तो यू नीड टू लर्न दिस 4 पॉइंट्स। ये 4 चीज़ें, change of state, change of color, change of temperature and evolution of a gas. These are 4 major changes taking place during a chemical reaction. Now students, chemical reaction को represent करने के 2 तरीके हैं। एक है वर्ड इक्वेशन, एक है केमिकल इक्वेशन। आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर भी जब हम प्रॉब्लम सम्स लेते हैं, मैथ्स का भी कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको पहले हमें वर्ड फॉर्म में देते हैं, वर्ड फॉर्म में कहानी दे देते हैं, और फिर उस वर्ड फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में। देखा ना आपने चैप्टर नंबर 2, 4 के हमारे वीडियोज में कि एक मैथमेटिकल एक वर्ड प्रॉब्लम था, उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ भी यही करेंगे, एक वर्ड इक्वेशन दे के रखेंगे, वो वर्ड इक्वेशन को हम सिंबल के फॉर्म में बता देंगे तो हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, ये 2 तरीके से आप केमिकल रिएक्शन को बता सकते हो। स्टूडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर ये तो चाय बनाने का एग्जाम्पल था, बार बार मुझे किसी को बताना हो कि चाय बनाना एक केमिकल रिएक्शन है और ये रिएक्शन में दूध डाला, चाय पत्ती डाला, ये वो, उसको हीट किया और मिली चाय, तो ऐसा बहुत ही ऑड लगता है। ये हमारी पढ़ाई का तरीका नहीं है, सोफिस्टिकेटेड वे नहीं है। तो सोफिस्टिकेटेड वे में हम इस तरीके से बताएंगे कि भाई या तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में बता दो, आप जो जो चीज़ कर रहे हो उसको वर्ड फॉर्म में लिख दो, या फिर उसको सिंबॉलिकल केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, तो बन गया केमिकल इक्वेशन। आई होप सो वर्ड इक्वेशन आप अच्छे से समझ गए। क्या हो रहा है यहाँ पे, जिंक ये एक एलिमेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड हुआ और क्या मिला, जिंक सल्फेट, और साथ साथ में क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये वर्ड इक्वेशन। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन में क्या किया, जिंक एलिमेंट था, उसका सिंबल, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला, हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला, ये इस फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन is representation of chemical reaction. Chemical equation is a representation of chemical reaction in which we use symbol of element or chemical equation of product and reactant. Chemical equation वो chemical reaction को बताने का एक तरीका है जिसमें हम element के symbol
या तो फिर केमिकल इक्वेशन, केमिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे, सॉरी नॉट केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन वो केमिकल रिएक्शन को बताने का एक तरीका है जिसमें हम एलिमेंट के सिंबल और केमिकल फॉर्मूला को यूज करके उस रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं। ऑल्सो यू नीड टू मेंशन द स्टेट ऑफ योर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां देखो स्टूडेंट, मैंने बताया है Zn के नीचे S, H2SO4 के नीचे AQ, यहाँ H2 के नीचे G। इट मीन्स चाय के अंदर पानी लिक्विड स्टेट में था तो बताना पड़ेगा नीचे कि वो लिक्विड स्टेट में है। आपके चाय पत्ती और जो शुगर थी वो क्रिस्टल फॉर्म में है, तो जब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो बताना पड़ेगा वो सॉलिड फॉर्म में है। तो केमिकल इक्वेशन में आप एलिमेंट का सिंबल या उसकी केमिकल फॉर्मूला और साथ साथ में वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैसियस फॉर्म में है, एक्यूअस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है वो आपको मेंशन कर देना है, तो बन गया आपका केमिकल इक्वेशन। ऑल्सो स्टूडेंट्स, जब हम चाय बना रहे थे हमने उसको क्या दी थी, हीट दी थी। तो अब सपोज चाय बनाने के बदले अगर मुझे अंडे बॉईल करने होते तो उन एग्स को बॉईल करने के लिए मुझे प्रेशर कुकर लेना पड़ता, और प्रेशर कुकर में मैं प्रेशर बढ़ाता तब जाके एग्स बॉईल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी हम हीट देंगे, कभी कभी हम प्रेशर देंगे, तो अलग अलग जो एनवायरमेंटल कंडीशन हम देने वाले हैं वो हम इस एरो पे मेंशन दे देंगे। सपोज अगर ये रिएक्शन में मैं कोई हीट देता तो यहाँ ऊपर लिख देता हीट, अगर प्रेशर देता तो यहाँ ऊपर क्या लिख देता, प्रेशर। सो केमिकल इक्वेशन का सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दैट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, whichever thing we are giving it to the reaction or the environmental conditions provided to the reaction, you need to mention it on the arrow of chemical equation। ये कहानी हो गई केमिकल इक्वेशन के बारे में। ये है केमिकल इक्वेशन का वर्ड फॉर्म और ये है उसका केमिकल इक्वेशन। कोई भी एक रिएक्शन ले लिया, क्या रिएक्शन था, जिंक वो हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट बनाता है और उसका ये वर्ड इक्वेशन बना दिया, केमिकल इक्वेशन बना दिया। अब स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा कंजर्वेशन ऑफ मास रहने वाला है। क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास आपके इनपुट में होगा उतना मास आउटपुट में होना चाहिए। क्या याद रखना है आपको कि जितना मास रिएक्टेंट की स्टार्टिंग में है उतना मास रिएक्शन के एंड में होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने जितने जिंक लिए हैं, जिंक तो यहाँ भी जिंक मिला, H2 तो यहाँ भी H2 मिला, सल्फर एक है, देखो यहाँ पे सल्फर कितना है, एक है, यहाँ भी सल्फर कितना है, एक है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। यानी कि ये मेरा था रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में जितना मास होगा उतना मास प्रोडक्ट में होगा। इनपुट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट। अब स्टूडेंट कभी कभार इक्वेशन में इनपुट और आउटपुट सेम नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ले लो स्टूडेंट्स। तो इस इक्वेशन में देखो ये आपका इनपुट है, इनपुट में कितने कार्बन है, एक कार्बन है। आउटपुट में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। धीरे धीरे आप पढ़ना भी समझ जाओगे। अभी फिलहाल ध्यान रखो यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो इनपुट में 1 कार्बन, आउटपुट में 2 कार्बन, कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन हो गया। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। यू नोट दिस डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। कुछ 3-4 इक्वेशन ले लिए जिनको हम बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट पहले तो आप स्टोइकियोमेट्री समझ लो कि केमिस्ट्री में ये जो नीचे दिए हुए नंबर्स है उनका किस तरीके से आपको उनको समझना कैसे है, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है। केमिस्ट्री के अंदर स्टूडेंट जो ये नीचे दी हुई पावर है वो सिर्फ उस एलिमेंट की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन के नीचे कुछ भी नहीं है तो आपको माइंड में समझ लेना है कितनी है, पावर 1। यानी कि कितने कार्बन है, 1 कार्बन। ऑक्सीजन की पावर कितनी है, 2, यानी कितने ऑक्सीजन, 2।
तो जब भी पावर नीचे है तो वो सिर्फ उस एलिमेंट की है, और अगर पावर आगे है, नंबर आगे लिखा हुआ है, तो वो फिर सभी का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट कार्बन का कुछ भी नहीं यानी कितना 1, ऑक्सीजन के कितने 2, यानी कि ये 2 बताता है 2 ऑक्सीजन है। अब स्टूडेंट ये देखो ये वाला 2, तो ये जो 2 है वो पूरे CO2 के आगे बैठा हुआ है, तो ये 2 किसका, कार्बन का या ऑक्सीजन का, दोनों का। ये 2 कार्बन का भी है और ये 2 ऑक्सीजन का भी है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन वो मिले, तो जब रिजल्ट है जो आउटपुट है उसमें भी कितने कार्बन और ऑक्सीजन होने चाहिए, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। लेकिन रिजल्ट के अंदर कार्बन कितने हैं 2, देखो 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 2 जा 4। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर 2 कार्बन है ना तो इधर भी 2 होने चाहिए, 4 कार्बन है ना तो इधर भी 4 होने चाहिए ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। कितने कार्बन थे यहाँ पे, 2 कार्बन थे, तो हम भी ले लेते हैं, हाँ ठीक है भाई चलो 2 कार्बन, ओके, प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ 4, यहाँ ऑलरेडी कितने हैं 2 है ना, ऑक्सीजन O2 तो है, मैं सिर्फ अपनी तरफ से क्या ऐड कर देता हूँ 2। अब चेक कर लो 2 2 जा 4, 2 कार्बन, कितने कार्बन है 2, कितने ऑक्सीजन है टोटल 4, और जब रिएक्शन मिला तो कितने कार्बन है 2, ये देखो 2 1 जा 2, और कितने ऑक्सीजन है 4। ये हो गया बैलेंस। क्लियर स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 और ऐसा सब लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक और इक्वेशन ले लेते हैं, Ag + Cl2 gives 2AgCl। देखो यहाँ सनलाइट लिखा हुआ है, हम अभी पढ़ रहे थे तो लिखा था ना कि जो जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगी वो कहाँ पे लिख देंगे हम, एरो के ऊपर। तो Ag वो Cl2 के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या देता है 2AgCl। हमें तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो चेक करो कितने Ag है स्टूडेंट 1, कितने Cl है ये रहे 2, तो Ag कितना है 1, Cl कितने हैं 2। जो आपका आउटपुट है ये 2 किसका स्टूडेंट, सबका, वो Ag का भी है और Cl का भी है, तो कितने Ag है यहाँ पे 2, और कितने Cl है 2। देखो मास का बैलेंस नहीं हो रहा है, रिएक्शन में 1 Ag है, प्रोडक्ट में 2 Ag है, तो अब मुझे अपनी तरफ से यहाँ पे क्या दे देता हूँ 2। देखो अब बैलेंस हो गए, रिएक्शन में 2 Ag थे, प्रोडक्ट में 2 Ag मिले, रिएक्शन में 2 क्लोरीन थे, प्रोडक्ट में 2 क्लोरीन मिले, हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे भी 2 Ag हो गए, यहाँ भी। आई होप सो आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट, इसके बैलेंस करने के रूल्स है। मैं आपको रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद सीख जाओगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 2Cu + O2 gives CuO। आपको सिर्फ देखना है रिएक्टेंट में कौन कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। चलो स्टूडेंट्स, कितना है Cu 2, Cu है कॉपर का सिंबल, कितने हैं Cu 2, कितने ऑक्सीजन है 2, और ये जो आपका पूरा प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट कितना है 1 है। देखो ना प्रोडक्ट की पावर कितनी है 1 है, यानी कि कॉपर भी कितना है 1 और ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो भाई आपके रिएक्टेंट में 2 कॉपर है 2 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में दोनों 1 1 है। तो अब मुझे दोनों को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को करना है। तो अब करने के लिए स्टूडेंट यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि Cu को भी 2 दे दिया और ऑक्सीजन को भी 2 दे दिया, तो भी देखो बैलेंस तो हो गया। सर आपने कहा था यहाँ 2 कॉपर है, हमने यहाँ 2 कॉपर दे दिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ 2 ऑक्सीजन दे दिए, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। ये पूरा एक कंपाउंड है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हो। तो आप क्या करो, इसके आगे 2 दे दो, क्योंकि आगे 2 दे दोगे तो ये 2 कॉपर को भी मिल जाएगा, 2 ऑक्सीजन को भी मिल जाएगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस। आई होप सो आप 2-3 बार ये रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या कर क्या रहे हैं हम। चलो इस इक्वेशन पे आ जाओ, Zn + HCl गिव ZnCl2 + H2। वीडियो पॉज करके कौन से एलिमेंट कितने हैं वो सोच के रखो। सोच लिया स्टूडेंट्स, जिंक है 1,
यहाँ हाइड्रोजन है एक, क्लोरीन है एक। जो रिएक्शन मिला उसमें जिंक है एक, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2। तो चलो Zn बैलेंस, उसका टेंशन नहीं, एक था एक मिला। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक थे, मिले 2-2। तो अब मैं अपनी तरफ से यहाँ पे क्या दे देता हूँ 2। अब चेक करो स्टूडेंट, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन कितने हो गए 2, इक्वेशन हो गया बैलेंस। एक Zn था, रिएक्शन में भी एक Zn, 2 Cl है, रिएक्शन में भी 2 Cl, 2 H2 है, आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी 2 H2 मिले। सो दिस इज हाउ वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। आई होप सो आप समझ पा रहे हो। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो पावर आगे बैठी हुई है वो पूरे कंपाउंड की है, और जो पावर नीचे है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट की है। आपको सिर्फ बैलेंस द रिएक्शन में क्या करना है, जितना रिएक्टेंट के अंदर है उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। आप लोग ये नोट डाउन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। और हम इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है 2 या 3 मार्क के लिए, बैलेंसिंग के लिए, आयन का इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बच्चों जैसे थे, छोटे छोटे थे, सिर्फ समझने के लिए थे। अब हम मेन एक इक्वेशन लेंगे जिसको बैलेंस करते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये नोट डाउन कर लो आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस बैलेंस दिस इक्वेशन। इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मार्क के बैलेंसिंग द इक्वेशन में ये क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से बैलेंस करना है, स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 स्टेप में किया है, आप मेथड को समझ लो तो हो सकता है प्रैक्टिस करके एक स्टेप में भी आंसर ला सकते हो। सबसे पहली चीज़, इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टोकियोमेट्री लिख दो। स्टोकियोमेट्री यानी उनकी कितने नंबर है। आपका ये रिएक्टेंट Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1। सामने की साइड Fe कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 4। चेक करो, Fe 1 है, 3 हो गए। लो यहीं से पता चल गया इक्वेशन अनबैलेंस है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट ये स्टोकियोमेट्री में सबसे बड़ा नंबर कौन है, ऑक्सीजन। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, स्टोकियोमेट्री लिख दो। और स्टोकियोमेट्री लिखने के बाद सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा पावर वाला, सबसे ज़्यादा स्टोकियोमेट्री वाला, उसको पकड़ो। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा है 4, सबसे पहले उसको बैलेंस कर दो। तो हम पहले स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। आपके राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है 4, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कंपलसरी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो ऑक्सीजन 1 है इसको मुझे कितना बनाना है 4, तो मैं यहाँ पे 4 दे देता हूँ, है ना, हो गया। नहीं, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते हो। ये H2O, Fe3O4 स्टूडेंट ये पूरा कंपाउंड है, और हमारे मैक्स का रूल यहाँ पे भी लगेगा। मैक्स में भी हम जब इक्वेशन को देते हैं तो सबको देते हैं। तो अगर मैं यहाँ इसको सिर्फ 4 दे दूंगा ना तो ये रोएगा, इसको बुरा लगेगा कि सर मेरे को 4 क्यों नहीं दिया। तो ऑक्सीजन को मुझे 4 देने हैं, मैं यहाँ पे 4 दूंगा, यानी कि ये 4 मैंने किसको दिया, पूरे H2O को दिया। अब आप चेक करो कितने ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन की पावर कितनी है यहाँ पे 1, 1 ऑक्सीजन, और ये 4 किसका, पूरे का। तो 4 1 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इसको टिक कर दो। ठीक है भाई, ऑक्सीजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब चेक करते हैं, वापिस से स्टोकियोमेट्री दे देते हैं। Fe है 1, अब चेक करो हाइड्रोजन है 8, यहाँ Fe3, हाइड्रोजन 2। अब सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन, कितने हैं 8, तो किसको बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन को। तो नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट आप चाहो तो इसी स्टेप में भी बैलेंस कर सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मैं सिंपली यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो 4 2 जा 8, हो गया बैलेंस। तो जो हाइड्रोजन इधर 8 थे, मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हम बैलेंस करते हैं आयन को। हमारा लास्ट स्टेप, Fe यहाँ पे 1 है, Fe यहाँ पे 3 है। हम क्या करें, ये जो Fe है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 3 से। तो ये Fe को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब चेक कर लो स्टूडेंट,
यहाँ भी Fe3, यहाँ भी Fe3, यहाँ हाइड्रोजन। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स जो ऊपर स्टेप लिया था ना, उसको नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। ये भी 4 और ये भी 4। अब बैलेंस करो, 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन है 4 और यहाँ भी ऑक्सीजन है 4। चेक कर लो, LHS में जितना Fe उतना RHS में, जितनी यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ रिएक्टेंट में है वो क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट में अगर मिल रही है, इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह रही है जो बाकी है अभी भी इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन तब तक ख़त्म नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, जब तक आप इनका स्टेट ना लिख दो। फिजिकल स्टेट, 4 स्टेट हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वियस। स्टूडेंट्स यहाँ पे Fe है सॉलिड फॉर्म में, आपका H2O है गैस फॉर्म में, Fe3O4 मिलेगा वो होगा सॉलिड फॉर्म में, और 4H2O जो मिलेगा वो होगा गैस फॉर्म में। ये लिखने के बाद अब आपका केमिकल इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, उनमें कुछ बैलेंस इक्वेशन है, कुछ अनबैलेंस है। आप कमेंट करके बताइए कौन से इक्वेशन बैलेंस है, कौन से अनबैलेंस है। और जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसको आपको पता है क्या करना है, ये मेथड से बैलेंस करना है। Students, if you feel this lectures to be interesting, share it more and more with your friends of class 10th. Let everyone fall in love with science. Thank you so much. Have a blessed day. Jai Hind.